ग्लोबल बैंकिंग संकट की चिंता बाजार पर हावी। 16,900 के नीचे फिसला निफ्टी। रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। 12% से ज्यादा उछला डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स। ग्लोबल वित्तीय संकट की फिक्र में मेटल सेक्टर में सबसे तगड़ी गिरावट। निफ्टी मेटल सेक्टर 2% से ज्यादा फिसला। सेल, हिंडाल्को, जेएसपी जैसे शेयर्स में कमजोरी। सरकारी बैंक और ऑटो शेयर्स में भी दबाव। अदानी ग्रुप शेयर्स में फिर तेज गिरावट। 4% से ज्यादा फिसला अदानी इंटरप्राइजेस। अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट और एसीसी भी 2 से 3% तक गिरे। कमजोर बाजार में भी कोचीन शिपयार्ड में जोरदार तेजी। शेयर 5% से ज्यादा उछला। नॉर्वे की सैमकिप ग्रुप से 550 करोड़ के ऑर्डर ने भरा जोश। साथ ही सब्सिडरी को ऑर्डर से एसजेवीएन में भी रौनक। तो बस मार्केट इस वक्त जो है निफ्टी हमारा करीब करीब 200 पॉइंट कमज़ोर है और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट और तेज़ गिरावट मार्केट में है, इसमें कोई शक नहीं है। और संभलने के संकेत देखते हैं आगे कैसे मिलते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस वो लगातार बढ़ रहा है। और हमने आपको सुबह अलर्ट किया था कि आज मेटल सेक्टर की भी पिटाई होगी, केवल गोल्ड छोड़ के, क्योंकि अगर बैंकिंग क्राइसिस आ रही है तो मेटल फिर नहीं रुकता है। और यही हाल आप देखिए, 2.25% मेटल इंडेक्स गिरा हुआ है। ये बात आपको सुबह बता दी गई थी कि आज केवल गोल्ड एक ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सेफ होता हुआ दिखेगा। हालांकि वहाँ भी लोग थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मतलब फ्राइडे क्लोजिंग में तो वो लगभग $2,000 के आसपास पहुँच गया था। लेकिन तस्वीर काफ़ी बिगड़ी हुई है मार्केट की। एक क्विक चेक लेते हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव से। सर्वेंद्र नमस्कार, और ये बताइए कि अब हो गया है ये 16,900, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। जो आपने हेडलाइंस पढ़ी, अगर जो लोग हमारे शोज रेगुलरली देखते हैं उनको पहले ये रहेगा, हमने मेटल इंडेक्स ने जब छोटा सा नया हाई भी बनाया तभी हमने बोला था कि मेटल की पिटाई बहुत होगी और अभी वो लोस टूटने हैं। और अभी हमने जो लास्ट भी शो किया था लास्ट वीक भी, उसमें भी यही बोला था कि भाई मेटल्स की पिटाई है और इंडेक्स को अपना जून का लो तोड़ना ही है। तो एक 20% तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी जगह है। सो हमेशा आप देख लीजिए, प्राइस लीड्स एंड न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस, ये हमेशा प्रूव होते जाता है अगर जो लोग हमारे ये शोज हमारे देखते होंगे। जहां तक रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात, देखिए बड़े क्रिटिकल लेवल्स आ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको भी लगा था 39,300 39,000 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट होगा। और इस फॉल में, ये जो करंट फॉल है शॉर्ट टर्म वाली, उसमें 16,800 17,000 के आसपास कहीं समझ जाएगा। तो देखिए दोनों लेवल्स वहीं पे क्रिटिकलिटी अभी मेंटेन्ड है। आई थिंक बड़ा ही टच एंड गो सिचुएशन है। और 16,800 के नीचे अगर तोड़ के निफ्टी ने बंद किया और 39,000 के नीचे अगर तोड़ के बैंक निफ्टी ने बंद किया, तो आई थिंक नीचे के दायरे फिर खुल जाएंगे। क्योंकि ये चीज बहुत क्लियर है जो हमने लास्ट टाइम भी बोली थी कि मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज डिसाइसिवली डाउन। इसमें कोई राय नहीं है और उछालों में खाली बेचने की ही राय है। ब्रॉड ओपिनियंस है, हर आदमी अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कर ले, बट मेरी ओपिनियन अगर सुनेंगे तो मेरे हिसाब से उछालों में बेचने की ही राय है। 16,800 और 39,000 टूटने के बाद मोमेंटम नीचे में और जोर से गहराएगा। सर्वेंद्र, लॉन्ग शॉट में हम लोग ओपन से पहले कह रहे थे कि 90% तक शॉर्ट हैं, तो एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन बनता है कि अगर हल्का सा अभी सुधार की गुंजाइश बनी तो बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे। लेकिन अगर नहीं सुधरा तो फिर और तेज हुआ। तो अभी क्या स्थिति लग रही, कुछ सुधरने की संभावना नहीं दिख रही क्या? देखिए मैं तो अभी बोल ही रहा हूँ कि 16,800 और 39,000 ये दोनों इंपॉर्टेंट है और फिलहाल के लिए हम संभाल पा रहे हैं। तो जब तक वो मेंटेन्ड है, तो मैंने यही बोला कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए कोई अब ट्रेड नहीं है, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है। आप बहुत कुछ यहाँ से कर नहीं पाएंगे। उछाल खेलने की तो राय नहीं है। मैंने वही बोला कि छेड़छाड़ लॉन्ग साइड में करनी नहीं है। उछाल आएगा तो बेचना है, नहीं तो इन द मीन टाइम वेट एंड वॉच। जब तक 16,800 टिका हुआ है, 39,000 टिका हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तब तक मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। चलिए एक राय इस पे और लेते हैं। सर्वेंद्र आप रुकिए हमारे साथ, आप भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ये जो पूरी ग्लोबल क्राइसिस बैंकों की बनी हुई है, बावजूद इसके कि क्रेडिट स्विस की डील भी हो गई यूबीएस के साथ, लेकिन लोगों का सेंटीमेंट इतना बिगड़ा हुआ है कि आप एशियन मार्केट में देखिए, एचएसबीसी बैंक को देखिए, स्टैंड चार्ट को देखिए, कोरिया में आप देखिए जाके जो बहुत सारे बॉन्ड हैं, परपिचुअल बॉन्ड, उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे हम लोग एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह से, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खास तौर पे जगे हुए हैं इस समय मेरी रिक्वेस्ट पे। अनुराग, रात में आपको जगा रहा हूँ, लेकिन समस्या ऐसी है कि ये बात करना ज़रूरी है। लोगों के दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड यही चल रहा है। तो अब तो मतलब काफ़ी प्रोएक्टिवली सरकारें वहाँ की काम कर रही हैं, रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं यूरोप के, यूएस के, लेकिन फिर भी बात संभलती नहीं दिख रही। रीज़न क्या है?
हाँ नीरज देखिए, थोड़ा सा डर तो देखिए लाजमी है, बिकॉज बैंकिंग में यू नो एज वी ऑल नो बाद में ही पता लगता है कि कितना रिस्क था, राइट? एक दिन पहले सब कुछ ठीक दिखता है। तो मैं भी जो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट, राइट? बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज इनसाइड द बुक्स ऑफ दीज बैंक्स। और आई थिंक यही नर्वसनेस नीरज सबको लग रही है। पर नीरज मेरा नजरिया अभी वही है। देखिए, हमें इसको दो डिफरेंट तरीके से समझना होगा। एक, बैंक्स के पास क्रेडिट रिस्क होता है और एक लिक्विडिटी रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क अगर वो ये होता है कि अगर बैंक खराब लैंडिंग कर दे तो देखिए उसका कोई इलाज नहीं होता। अगर एक बार बैंक ने खराब लैंडिंग कर दी तो वो राइट ऑफ करना पड़ता है और वो कैपिटल बैंक की खत्म हो जाती है, तो फिर बैंक अल्टीमेटली फेल हो जाता है। बट एक दूसरा एंगल है इसका कि वो डिपॉजिट्स जो लोगों के होते हैं बैंक में, वो बेसिकली हर कंट्री में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली रेगुलेट करती है सब बैंक्स को। तो अल्टीमेटली यहां पर भी वही हो रहा है नीरज, और इंडिया में भी तकरीबन यही है कि कोई भी, आप मुझे बताइए, कोई भी इंडिया में कह सकता है कि मेरा डिपॉजिट बैंक में है और वो सेफ नहीं है? ऐसा नहीं होता। तो इनडायरेक्टली यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स भी वही कर रहे हैं कि हम कोई डिपॉजिटर को फेल नहीं होने देंगे, लेकिन बाकी लोगों को हेयर कट्स मिल रहे हैं, जो कि ठीक है। आई थिंक वो एक सिस्टम का पार्ट है। एक और थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। यूबीएस, ये क्रेडिट स्विस वाज मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये सिलिकॉन वैली बैंक और इन सब से थोड़ा इसका सिस्टम अलग था। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फेल हो सकते हैं, आई थिंक उसमें कोई गलत नहीं है। बट नर्वसनेस बनी हुई है नीरज, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई उस वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी जो 2008 की थी। तो इसको सपोर्ट दे देंगे सिस्टम आकर के, और लिक्विडिटी को गवर्नमेंट्स आकर के सपोर्ट करेंगी। जी अनुराग, लेकिन अब एक चैलेंज फेड के सामने भी है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये डिपॉजिट रिस्क है, लिक्विडिटी का रिस्क है रादर, और क्रेडिट रिस्क नहीं है लेकिन पता नहीं कब क्या कन्वर्ट कहाँ पे हो जाए। तो पावेल साहब के सामने चुनौती है, इसी हफ्ते उनको फैसला लेना है। तो क्या अब आपके यहाँ क्या माहौल है, नीचे लोग क्या किस तरह की बातें करें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो अभी तो वो 25 का माहौल बन गया है वापस। बीच में तो पिछले हफ्ते तो माहौल चल गया था कि नहीं अब तो शायद रुकना पड़ेगा, लेकिन ईसीबी के बाद से नजरिया तो बदला है। और आई थिंक वो नेचुरल है। और ईसीबी ने भी बड़ा केयरफुल, बड़ा क्लियरली कहा है कि देखिए दोनों अलग चीजें हैं, दोनों बैटल चलती रहेगी। और तो नीरज 25 बेसिस पॉइंट है, बट हाँ वो जो 50 की बातें हो रही थी वो शायद पॉवेल साहब उतना लोग मार्केट्स को स्पूक ना करें, तो शायद 25 पे रुक जाए। इस किस्म की उम्मीद है नीरज, बट 25 जरूर रहेगा और हॉकिश टोन मेंटेन करेंगे। नीरज एक और चीज अल्टीमेटली इसमें हमें ध्यान करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ये जो सारा डिपॉजिट्स है ना बैंक्स का, तो ये कहने को तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ट्रस्ट पे ही चलता है ना। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि गवर्नमेंट्स आकर के इसको इंश्योर ना कर सके। द मोमेंट इट इज द गवर्नमेंट सेज एनी डिपॉजिट इन, हालांकि यूएस बैंक वो येलन उस ये कहते कहते थोड़ा रुक गई। उन्होंने उसको मना किया कि नहीं नहीं, एवरी डिपॉजिट इज नॉट गारंटीड। बट मे भी हो सकता है इस हफ्ते हमें ये भी सुनने को मिले किसी ना किसी फॉर्म में कि एटलीस्ट टुडे वी कैन से कि सारे डिपॉजिट्स जो हैं यूएस में किसी भी बैंक में कितने भी अमाउंट के हों वो सब इंश्योर्ड है। और द मोमेंट ये आ जाता है तो फिर अनुराग, ये बात आपके यहाँ से कही गई है कि ईच एंड एवरी डिपॉजिटर इज सेफ, ये बात ऑफिशियली कही गई है। लेकिन चूंकि अमेरिका जो है, ये जो क्राइसिस है ये ग्लोबल है ना, और इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। 4% पॉपुलेशन, 24% जीडीपी और 46% मार्केट कैप है अमेरिका का। उसको आके फिर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ग्लोबल मार्केट को मैसेज देना चाहिए। ट्वीट या खाली एक बयान जारी करने से नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब हर देश में हो रही ना। अगर कोरिया में बॉन्ड में दिक्कत आ रही है या एचएसबीसी का स्टॉक गिर रहा है, उसके परपेचुअल बॉन्ड गिर रहे हैं, तो फिर आपको एक बड़े पैमाने पे आप इंतजार कर रहे हैं कि जब 22 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम कुछ बोलेंगे। आप कॉन्फिडेंस रिस्टोर करिए। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि ये क्रेडिट की इशू नहीं है, लिक्विडिटी का इशू है, तो आप कॉन्फिडेंस रिस्टोर करिए, बोलिए आगे पब्लिक में। क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? नहीं, तो वो एक वीक लिंक है नीरज, बना हुआ है वो। और उम्मीद ये की जा रही है, और अगर तमाम देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी कुछ ऐसा खबर है कि वो दे आल्सो गेट द सिग्नल फ्रॉम द फेड। आई थिंक कहीं ना कहीं अगले हफ्ते हम ये एक उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट की तरफ से और फेडरल रिजर्व की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आना चाहिए कि ऑल डिपॉजिट्स इन एवरी बैंक विल बी इंश्योर्ड। बिकॉज थोड़ा भी मूवमेंट क्यों हो, माइग्रेशन फ्रॉम स्मॉलर बैंक्स टू बिग बैंक्स, देखिए बिग बैंक्स जो बिग 4 है, टू बिग टू फेल, उनके पास ऑलरेडी अबाउट
ऑफ द टोटल 18-19 ट्रिलियन डिपॉजिट्स जो बैंक में हैं, उसका अबाउट 7 से 8 ट्रिलियन उनके पास ऑलरेडी है, तो 40% ऑलरेडी वो होल्ड करते हैं। तो उससे ज्यादा फिर हो तो फिर तो आपके रीजनल बैंक्स के लिए सर्वाइवल की बैटल हो जाएगी, तो उसको रोकना जरूरी है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते ऐसा सिग्नल आ जाएगा, वो ऐसे ही इम्प्लाइड है, लेकिन गवर्नमेंट्स को कहना चाहिए, अभी उन्होंने कहा नहीं है। हाँ, कई बार वो कहते रुक गई। कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए थोड़ा लाउड होके बोलना चाहिए, जिससे कि भरोसा बने। लेकिन हो सकता है कि वो पॉलिटिकली थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। मैंने ऐसा खबरें कहीं पड़ी कि मंगलवार को ट्रम्प साहब की गिरफ्तारी की तैयारी है, मुझे नहीं पता तो वो उसको भी मैनेज करने में लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। एक अलग लफड़ा उधर चल रहा है कि ट्रम्प साहब को गिरफ्तार कर लेंगे मंगलवार को, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका समय लिया। अब आप सोने जा सकते हैं, गुड नाइट है आपको एनालाइज करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी, बाय। तो सरवेंद्र बाबू वापस आते हैं अपने यहाँ, और स्थिति काफ़ी हद तक ये दिख रही है कि समस्या अभी उतनी गंभीर हुई नहीं है। अगर सरकारें वहाँ की चाहेंगी तो बाहर निकले, वो बोले, और इसको रिस्टोर कर सकती है, मैनेज कर सकती है। सरवेंद्र, तात्कालिक तौर पे जैसे बहुत सारे स्टॉक काफ़ी पिट गए हैं यहाँ पे, अदानी ग्रुप को छोड़ करके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका एक्सपोजर यूरोपियन मार्केट में बहुत है या यूएस मार्केट में है, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, या और मेटल स्टॉक्स हैं। कोई ऐसा स्टॉक आपको दिखता है भी जहाँ पे और शॉर्ट बन सकते हैं, या अब हो गया बहुत, अब यहाँ से एक लॉन्ग किया जा सकता है? नहीं, शॉर्ट्स तो डेफिनेटली भी बनेंगे। तो मैंने बोला निफ्टी मेटल इंडेक्स में बन सकते हैं, और निफ्टी मेटल इंडेक्स में वीकनेस है। और अगर आप देखेंगे तो उस इंडेक्स में ही, निफ्टी मेटल में ही, मुझे लगता है कि अगर आप जून का लो भी पकड़े जो तकरीबन 4500 के आसपास था, तो अभी हम 5487 चल रहे हैं, जो मुझे लास्ट मेटल इंडेक्स का भाव दिख रहा है। तो आई थिंक मेटल इंडेक्स के सारे हैवीवेट्स यहाँ से अंडर परफॉर्म करेंगे, और वो जून के लोज जो 4500 के आसपास हैं, वो निफ्टी मेटल इंडेक्स का आएगा। तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जिसमें बन रहे हैं, तो आई थिंक वो पूरा एक सेक्टर है, वो मेटल्स ही है। जो ग्लोबल जिसमें एंगल है, जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर है, सबसे ज्यादा पिटाई वहां हो सकती है। सो आई एग्री कि अगर किसी को देखना है तो इसी एरिया में देखें। ये मेरी एक ब्रॉड ओपिनियन है, आप अपने सलाहकार से डेफिनेटली राय लें, बट मेरे हिसाब से मेटल्स है वो स्पेस। ओके, चलिए फटाफट 2-4 सवाल लेते हैं जितना समय पास बचा हुआ है। सुधीर झा हमारे साथ ठाणे से जुड़ रहे हैं। सुधीर जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं आपका रेगुलर शो देख रहा हूँ, और बार बार जो मार्केट का जो कंडीशन है वो काफी मतलब चिंताजनक है। अभी लग रहा है ऐसा कि जो भी शेयर में इन्वेस्ट पोजीशन बनाया वो सब में लॉस बुक हो रहा है। तो मैंने कैनफिन जो है 596 में लिया था 50 शेयर्स। तो आपके से मैं 2-3 साल और भी पूछ चुका हूँ, सब में एक्चुअली डे बाय डे देख रहा हूँ कि मार्केट की कंडीशन खराबी हो रही है अभी। तो इस पोजीशन में क्या करना चाहिए सर? मैं कैनफिन होम फाइनेंस रखना चाहिए या क्या करूं? मतलब लॉन्ग टर्म भी रखूं क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना क्या चाहिए, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स। ओके सरवेंद्र जी, कैनफिन होम्स इन्होंने जहां से लिया था, झा साहब ने, वहां से स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, अभी क्या करें? होल्ड करें क्या इसको अभी? देखिए, मेरी राय तो इनको यहाँ रहेगी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ वीक है, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। यहाँ से तो मैं इनको बेचने की राय नहीं दूंगा, काफी नीचे इनके भाव से, बट थोड़ा बहुत भी जो यहाँ पे अगर उछाल आए, 5-7% का उछाल आए, इनके कॉस्ट के थोड़ा आसपास पहुंचे, तो मेरी राय यहाँ से इनके लिए एग्जिट के लिए रहेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर यहाँ पे कोई आउट परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। तो बाद में ले सकते हैं, बट फिलहाल उछाल में निकल जाएं। अगला सवाल है रोहित का, गुरुग्राम से। रोहित जी बताइए क्या सवाल है? सर, मैंने 1950 में अडानी एंटरप्राइजेज में एंट्री की थी 200 शेयर के साथ। सर अभी क्या करना चाहिए? सरवेंद्र जवाब देंगे इसका? नहीं सर, अदानी को तो माफी चाहूंगा, छोड़ देते हैं थोड़े दिन के लिए। अच्छा, कई सारे हमारे एनालिस्ट इसका जवाब नहीं देते हैं, फिर भी मैं सवाल क्यों लेके आता हूँ या क्यों लेता हूँ? इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे निवेशकों की, दर्शकों की दिलचस्पी वाले स्टॉक्स हैं। तो अगर मैं एकदम इग्नोर करूंगा तो लोग कहेंगे सवाल ही ले रहे हैं। तो सवाल लेके आपके सामने पूछवाता हूँ। देखिए रोहित भाई, इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है। तो जब डेली बेसिस पे इतना न्यूज़ फ्लो होता है ना, तब चार्ट पे कोई राय देना बड़ा मुश्किल काम होता है। चूँकि आपने 1950 पे लिया है और स्टॉक 1805 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको करीब 100 रुपये कितना नीचे आ ही गया होगा। तो अब इसमें कोई राय देना कि आप लॉस बुक कर लो, या ये कहना कि बने रहो इसमें बड़ा पैसा बना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉल। तो मेरी राय ये है कि आप इसको भी ऐसे रखिए और न्यूज़ फ्लो पे ध्यान रखिएगा। अगर कोई एनालिस्ट इस पर राय देने के लिए एग्री हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा उससे राय दिलाने की, लेकिन अदरवाइज बहुत न्यूज़ फ्लो वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा पेशेंस। इसमें एक डेटा पॉइंट में ऐड कर देता हूं, बाकी एक खुद समझदार है। हाँ, 2018 का टॉप जो तकरीबन
मिड कैप का टॉप था, मिड कैप इंडेक्स का टॉप था और तकरीबन 50% स्टॉक वो हाई निकाल नहीं पाए BSE 500 के, मे भी एक 40 से 50% स्टॉक BSE 500 में वो 2018 वाला हाई नहीं निकाल पाए, बहुत सारे मिड कैप नहीं निकाल पाए। उस साल का क्लोज इसका 180 रुपए था और आज अभी 1800 रुपए है, तो बाकी आप समझ लें वहां से भी ये भी 10x है। तो जो सोचता है कि करेक्शंस आ गए हैं, करेक्शन चीजों में हो जाते हैं, बट अभी भी ये 2018 के लेवल से 10 गुने पे खड़ा है। जी, एक और सवाल लेते हैं प्रीतम सिंह जी का, मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतम जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिया हुआ है 373 शेयर, और वो लिया हुआ है मैंने 2225 रुपए 9 पैसे के रेट पे। ओके। और एक NHPC लिया हुआ है मैंने 14,600 शेयर, वो लिए हुए हैं मैंने 40 रुपए 33 रुपए के 33 पैसे के प्राइस पे। तो मुझे ये जानना था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ओके, दोनों लेते हैं। सरवन जी NHPC पहले बताइए, काफी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है, 40 रुपए 33 पैसे पे जी, 1 रुपए 17 पैसे का इनको फायदा हो रहा पर शेयर, 14,600 शेयर है, क्या करेंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे तो मैं इनको राय दूंगा कि अभी ट्रेड इनका ठीक है और अभी स्टॉक मोमेंटम और वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उसने अभी लास्ट फ्राइडे को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के ज्यादा लंबा रिस्क ना ले, बट कहीं कॉस्ट के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। मेरे हिसाब से 3940 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के रखें, किसी कारण से उसके नीचे जाता है तो एक बार निकलने की मैं इनको राय दूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे होल्ड रखें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करें? इन्होंने 2225 रुपए में खरीद रखा है। देखिए जैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए, वैसे ही ये भी अब रिलायंस भी अपने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुका है। लास्ट अगर आप उसका एक 5-6 क्वार्टर का चार्ट देखेंगे तो आई थिंक ये जो दायरे इसके बने वो तकरीबन यही बने, 2150 से लेके ऊपर में तकरीबन 2750 का जो एक दायरा बना इसका। तो आई थिंक उन दायरों के एकदम लोअर एंड पे अभी है, तो यहाँ से नई राय कोई नहीं है। आई थिंक रेंज रहेगी इसकी, जब तक 2150 के ऊपर बना हुआ है ये अज्यूम करके चलेंगे कि 2150 टू 2750 की रेंज रहेगी। तो अभी अपने रेंज के लोअर एंड पे है, तो ताजा इन्होंने ट्रेड अगर लिया है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे और 2148 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के रखें, ये राय मिल गई। और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चैनल का मालिक है जो आप देख रहे हैं, इसलिए कोई भी एक्शन करने से पहले एक और राय आप अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के संदर्भ में खास तौर पे। एक सवाल और लेते हैं फटाफट, योगेश जी हैं गाजियाबाद से। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। या गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर मेरे दो सवाल है। एक वाटेक 500 शेयर हैं 307 और इंडसइंड बैंक 200 शेयर 1112। 1112। सरवन जी पहले वाटेक वाबाग 500 शेयर 307 रुपए पे। देखिए इनकी होराइजन का ट्रेडिंग है मेरे हिसाब से, तो फिर अभी इसने क्लियर ब्रेकआउट्स नहीं दिए हैं। इसके जो मेन दायरे हैं वाबाग के वो हैं तकरीबन 380-400 के आसपास इसके बड़े इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं। तो मैं इनको 1 से 3 महीने का ही दायरा दूंगा। आई थिंक ट्रेड में है तो मुनाफे में भी है तो बने रहें। आई थिंक कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखें और 350 टू 370 की एक रेंज है, वहां पे प्रॉफिट मुनाफा भी लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक 380-400 के ऊपर जाएगा नहीं, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने के चांस नहीं है। तो ट्रेडिंग करते रहें, मोटा मोटी 300 से लेके 370 तक की रेंज है। और इंडसइंड बैंक 1112 रुपए पे। देखिए यहाँ तो मैं इनको यही रह दूंगा, जिस तरह से बैंक निफ्टी के रुझान अभी ये काफी देर मेरे ख्याल से खड़े रह गए इसमें, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 39,000 तोड़ देगा तो यहाँ पे भी इंडसइंड बैंक में भी और प्रेशर आ सकता है। और अभी जो मुझे इमीडिएटली इसकी जो रेंज दिख रही है लास्ट 4-5 क्वार्टर्स की, वो मुझे यही दिख रही है कि 800 से लेके तकरीबन 1200 की इसकी मोटा मोटी रेंज रही है। तो फिलहाल रेंज के बीचों बीच में है, बहुत ज्यादा कोई क्लियर रिवॉर्ड्स नहीं है, बट राय यही है अगर कोई उछाल मिले तो मेरे ख्याल से निकलने की कोशिश करें। प्रेशर अभी यहाँ पे बने रहेंगे 1 से 2 क्वार्टर। तो उछाल में निकलने की सलाह है आपको इंडसइंड में, और वाटेक वाबाग में जो आपका बाइंग प्राइस है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी आप प्रॉफिट में है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो उससे भी बाहर निकलिएगा। विनोद खंडेलवाल जी हैं मुंबई से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए सर। सर मैंने गुजरात अल्कली शेयर परचेज किया था अभी लास्ट वीक में, अबाउट 1 वीक 10 डेज बिफोर, एट द रेट ऑफ 631.60। अभी बॉटम पर चल रहा है, तो आप गाइड करिए। एंड आई एम रेडी टू होल्ड फॉर 6 मंथ और 1 ईयर इवन दो। आपने जब लिया था अभी पिछले हफ्ते तो क्या सोच के लिया था, 1 हफ्ते के लिए कि 1 साल के लिए? एक ऐसा नहीं है 1 हफ्ते के लिए नहीं, 6 महीना 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए लेता ना, ठीक है।
सरवेन जी 631.60 पे लिया है और इस समय है 598.30, 32-33 रुपए का नुकसान है। साल भर के नजरिए से लिया है, तो क्या करना चाहिए अब? देखिए, अच्छा है कि भी उन्होंने इस करेक्शन के बाद लिया है, तो ऑलमोस्ट ऊपर से आप देखिए 40% के करीब का करेक्शन आ गया है। तो मैंने वही बोला कि इस साल में जो स्टॉक्स ने तकरीबन 40-50% के करेक्शन दे दिए हैं, उनके साथ मैं यही बोलूंगा कि चलिए एक बढ़िया करेक्शन डेफिनेटली उन्होंने पूरा किया है। तो आई थिंक इनके पास टाइम फ्रेम है, होराइजन है। ट्रेडिंग स्टॉक तो ये है नहीं, वॉल्यूम्स बड़े थिन रहते हैं इसमें। अगर आप जाके देखेंगे तो वॉल्यूम्स थिन रहते हैं और ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। तो ठीक है, मैं मेरे हिसाब से 1 साल के हिसाब से डिलीवरी में लिया है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और इसको टाइम दें, शायद पैसे यहाँ डेफिनेटली बनने चाहिए। तो इसमें बने रहने में सलाह है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा है कि आपने करेक्शन पे इसको लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन दिलप्रीत कौर का है, इन्होंने एनसीसी पे राय मांगी है। 1000 शेयर इनके पास है, एवरेज प्राइस है 72 रुपये। ठीक। और हाँ, एक बीएल भी इन्होंने ले रखा है 1500 शेयर 70 रुपये पे। दोनों में बताइए क्या, दोनों का भाव 70-72, एक बीएल एक एनसीसी। जी, आई थिंक दोनों ही ट्रेड इनके ठीक जा रहे हैं और मेरे हिसाब से दोनों में इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से एनसीसी में जो मुझे अभी लेवल्स दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो इसका प्रीवियस जो कंजक्शन जोन था वो तकरीबन 96-97 के आसपास था, उसके ऊपर ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। तो आई थिंक 95-40 पे एक स्टॉप लॉस बना के रखे एनसीसी में और मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। और जहां तक बीएल की बात है, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 90 के आसपास उसको अच्छे सपोर्ट्स आते हैं। 88-90 के आसपास की जो रेंज है वहां पे सपोर्ट्स अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बने रहे 87-40 के स्टॉप लॉस से। ओके, अभिषेक दास जानना चाहते हैं कि बजाज फाइनेंस इन्होंने ले रखा है, 3 शेयर है इनके पास 6119 के भाव पे, 6119 रुपए पे, 3-4 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? अब देखिए, दायरा तो उन्होंने बहुत लंबा बता दिया है, तो आई थिंक यहाँ पे भी अगर एक दो क्वार्टर के करेक्शन हो गए हैं और एक 8-1000 वाली चीज जो है आपको तकरीबन 25% करेक्शन के बाद यहाँ मोटा मोटी मिल रही है। मेरे हिसाब से अगर उतना लंबा होराइजन है तो मैं यही बोलूंगा कि अच्छा स्टॉक है, ट्रेड में बने रहें और उतना टाइम दे रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसे बनने चाहिए। 6-12 महीने खराब रह सकते हैं, बट उसके बाद इनके पैसे बनने चाहिए। ओके, इसमें किसी ने 8000 का एक टारगेट दिया, अभी पिछले हफ्ते ही वो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। अच्छा, टीसीएस में एक राय चाहिए, आज 1.5% नीचे है, 3130 रुपये पे आ गया है। एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज भी हुआ, राजेश गोपीनाथन जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब नए प्रबंधन है वहाँ पे, और ये स्टॉक शुक्रवार को भी फ्लैट बंद हुआ था, रादर थोड़ा बहुत 10-5 रुपये नीचे ही था। आज 1.5% की कमजोरी है। चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है इस पे? देखिए, ओवरऑल इंडेक्स, जैसे भी हमने मेटल्स की बात की थी, दो ये जो इंडाइसेस हैं, दो ये सेक्टर्स हैं जो थोड़ा सा ग्लोबल फ्लेवर है, जिसमें मेटल्स और आईटी और भी हैं, बट इनमें सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से दोनों में प्रेशर्स रहेंगे। आईटी इंडेक्स भी, मैं जब यूएस के नैस्डैक के भी चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जून 22 के लो टूटेंगे वहां पे, और वही सारा प्रेशर मुझे यहाँ पे भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो जून में हमने लोज बनाए, वो जो हमने लास्ट ईयर जो हमने लोज बनाए हैं आईटी इंडेक्स में भी, जून सितंबर वाले, इसका जो लो है वो जाके सितंबर में बना है। तो आई थिंक यहाँ पे भी वो वाले लोज भी मेरे को लगता है आईटी इंडेक्स के भी टूटेंगे। तो मेरे हिसाब से तो भी यहाँ पे और प्रेशर रहेगा, और ये जो पीछे इसने जो लोज रखे हैं सितंबर वाले क्वार्टर में 2926, आई थिंक वो लोज टूटेंगे और उससे कम 8 से 10% और नीचे जाएगा। तो आई थिंक आईटी के बॉटम में अभी टाइम है। आईटी के बॉटम में अभी टाइम है, और इससे दुनिया बड़ी उथल पुथल मची हुई है, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने व्यू देने के लिए। मार्केट इस वक्त जो है कमज़ोर ही बना हुआ है, थोड़ा बहुत कोशिश करता है, वो 172 पॉइंट नीचे रह गया, अभी 200 गया, तो मतलब 30 पॉइंट की रिकवरी आप कह सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी 100-150 पॉइंट की रिकवरी है, लेकिन देखते हैं दिन के दौरान क्या रुझान बनता है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी पुअर है। 2200 शेयर कमज़ोर हैं, 678 मजबूत हैं, तो ये थोड़ा सा अभी दिक्कत वाला है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है दिन के दौरान। अभी तो शुरुआत ही हुई है। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।